नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। दोस्तों, आज से कुछ वीडियोस में पुरातत्व के ऊपर भी बनाने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें पहली कड़ी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है भारत में पुरातत्व के अध्ययन का संक्षिप्त इतिहास। मित्रों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं निवेदन करता हूं बार बार, आप कृपया सब्सक्राइब कर लें और बाद में अपने कमेंट्स वगैरह अवश्य दिया करें। तो आइए हम बात करते हैं भारत में पुरातत्व के अध्ययन का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पुरातत्व एक ऐसा विषय है, आजकल बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पुरातत्व के कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए जाते हैं। जैसे एमए के कोर्सेज में मैंने ये देखा है, जहाँ सेमेस्टर सिस्टम हो गए हैं, वहाँ पुरातत्व का एक पेपर रख दिया जाता है। और तो प्रायः ये खाना पूरी ही लगती है, क्योंकि देखिए, जब तक आप बेसिक बातें नहीं जानेंगे पुरातत्व के बारे में, पुरातत्व इतना आसान नहीं है। पुरातत्व एक विज्ञान है और इतिहास के पुनर्निर्माण में, प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए पुरातत्व क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, पुरातत्व का प्रारंभ कैसे हुआ भारत के संदर्भ में हम देखें, तो इन सब बातों की, इन बेसिक बातों की जानकारी करना आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़िए। जैसे डॉक्टर जयनारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श है, या उनकी एक पुस्तक है भारत की प्रारंभिक संस्कृतियां तथा सभ्यताएं। और इसी तरह से बीएचयू की डॉक्टर निहारिका है, उनकी एक पुस्तक है प्राचीन भारतीय पुरातत्व अभिलेख एवं मुद्राएं। तो ये किताबें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही सरल पुस्तकें हैं, बहुत ही सरल ढंग से इसमें समझाया गया है। इसी तरह से 2 भागों में पुरातत्व अनुशीलन करके एक पुस्तक है, जो इलाहाबाद से छपी हुई है, और इसमें इसके जो लेखक हैं, 2 लेखक हैं, राधाकांत वर्मा और नीरा वर्मा। तो इसका दोनों भाग आप पढ़ें। और एक पतली सी पुस्तक है अभिनव सत्यदेव की भारतीय पुरातत्व के मूल तत्व। इसमें जो है 2 राइटर हैं, अभिनव सत्यदेव और डॉक्टर केशव प्रसाद सिंह। इसी तरह से अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें हैं। मैं ये सीधे नहीं कहूँगा कि आप पहले शुरू में ही एच.डी. सांकलिया पढ़ने लगिए। एक बहुत अच्छी पुस्तक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, एन आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, इंडिया एन आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये पुस्तक लिखी है दिलीप के चक्रवर्ती ने। तो इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक बातें जो है वो पता चल जाएंगी। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुरातत्व क्यों आवश्यक है, क्यों जो है पुरातत्व की आवश्यकता है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात तो यही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं हमारी, जो है जिनके बारे में जानकारी हमें केवल पुरातत्व से ही हो सकती है, क्योंकि जो हमारा लिखित इतिहास है, वो हमारा लिखित इतिहास बहुत कम है। तो लिखित इतिहास की एक सीमा है, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीखा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3000 साल पहले, कहीं कहीं 4000 साल पहले। धीरे धीरे उसमें निष्णांत होता गया वो आगे चल करके, तो लिखित इतिहास सामने आने लगा। लेकिन हमारा इतिहास तो लाखों करोड़ों वर्ष का है, और तो जब लिखित इतिहास नहीं था तो उसके पहले का इतिहास हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हमें पुरातत्व की आवश्यकता होती है। तो पिछले 200 वर्षों में
भारत में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च या आप कह लीजिए पुरातात्विक शोध पर काफ़ी काम हुआ है। खास करके अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत सारे पुरातत्व से और इतिहास से प्रेम रखने वाले बहुत सारे अंग्रेज शासक थे। आश्चर्य ये है कि आप देखिए भारत में इतिहास की, आधुनिक ढंग के इतिहास की पढ़ाई, पुरातत्व की पढ़ाई इतिहासकारों ने कम, बल्कि अंग्रेज अफसरों ने ज़्यादा की। तो ज़्यादातर जो अंग्रेज अफसर होते थे वो दे वेर हिस्ट्री लविंग पीपल। फिर उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत पुरातत्व के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ और आज बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी हम अपने प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं, बहुत कुछ समझ पाए हैं। तो वो पुरातत्व की वजह से ही समझ पाए हैं और जान पाए हैं। क्योंकि देखिए इतिहास जो है वो स्रोतों पर आधारित होता है। कोई भी इतिहास हम लिखते हैं तो उसके लिए, किसी भी इतिहास पर हम शोध करते हैं तो उसके लिए हमें स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास जो टेक्सचुअल स्रोत हैं या कह लीजिए जो लिखित इतिहास वगैरह है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में है। और अति प्राचीन काल में जब हम पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज वगैरह की बात करें तो उस काल के लिए हमें पुरातत्व पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसके अलावा भी आगे के ऐतिहासिक कालों के लिए भी हमें बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पुरातात्विक स्रोतों में हमारे पास बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, हमारे पास बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख हैं, बहुत सारे कॉइन्स यानी सिक्के हैं, स्कल्पचर है यानी जो मूर्ति कला है, पेंटिंग है, आर्किटेक्चर है यानी चित्रकला, वास्तुकला इत्यादि के बहुत सारे उदाहरण जो है हमें मिलते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस वगैरह सब भरे पड़े हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं, कॉइन सिस्टम है। तो इन सब की मदद से भी इतिहास को पुनर्निर्मित करने का हम प्रयास करते हैं। और तो आइए हम देखते हैं, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुरातत्व है क्या, वास्तव में पुरातत्व क्या है। पहले इसी पे बात करते हैं। तो पुरातत्व जो है ये संक्षेप में अगर हम ये कहें तो प्राचीन पुरावशेषों के संगठित अध्ययन द्वारा भूतकाल का पुनर्निर्माण करना। अब ये पुरातत्व शब्द जो है उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जो यूनानी भाषा के शब्द हैं आर्कियोस और लोगस। तो आर्कियोस और लोगस, तो इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो है पुरातन ज्ञान। तो पुरातत्व, अब जैसे आर्कियोस और लोगस दो शब्दों से बना है, तो आर्कियोस का मतलब होता है प्राचीन, जिसे आप कहते हैं पुरातन। इसी तरह से लोगस शब्द जो है उसका अर्थ ज्ञान से या वार्ता से कभी कभी जो है ये कहते हैं, यानी कि प्राचीन काल के विषय में वार्ता करना, ये भी पुरातत्वविद बताते हैं। आर्कियोलॉजी का अर्थ पुरातत्व। तो पुरातत्व के अंतर्गत जो है पुरावशेषों के अन्वेषण, उनके उत्खनन, उनके परिरक्षण और उनके अध्ययन का कार्य किया जाता है। और तो इस तरह से जो है वो पुरातत्व को परिभाषित किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने परिभाषित किया है पुरातत्व को। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने परिभाषा दी है पुरातत्व की अपने अपने ढंग से। तो उन परिभाषाओं को अगर हम संक्षेप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व जो है वो अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज एज अ मीन्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। अर्थात ये कहा जाता है कि पुरातत्व को आधुनिक समय में इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु पुरावशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन कहकर परिभाषित किया जाता है। तो हमारे पास, जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि हमारे पास लिखित इतिहास के साक्ष्य केवल पिछले 2-3 हज़ार वर्षों के ही हैं, जबकि हमारा इतिहास तभी से प्रारंभ होता है जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ।
तो चूँकि हम हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कहते हैं कि हम मनुष्य का जो इतिहास है वो पढ़ते हैं, तो इसलिए मोटे तौर पर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं जो हमारा सारा इतिहास है। एक तो हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो आप कह सकते हैं कि जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था और आखेटक संग्राहक का जीवन व्यतीत कर रहा था, तो बाद में धीरे धीरे उसने खेती बाड़ी वगैरह करना भी सीख लिया, थोड़ा थोड़ा सभ्यता वगैरह का विकास करने लगा, घर बनाने लगा, मकान बनाने लगा, झोपड़े बनाने लगा, पशुपालन करने लगा, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो है जो सामूहिक जीवन था, कलेक्टिव लाइफ था, उसके बारे में भी उसको जानकारी हुई। धीरे धीरे नाते रिश्ते इत्यादि बने। तो ये सब जो है वो प्रागैतिहासिक काल में आ सकता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी आप देखिए, उसके बारे में भी हमें जो जानकारी होती है वो पुरातत्व से ही होती है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी एक लिपि थी, लेकिन अभी तक उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐतिहासिक काल जब मनुष्य धीरे धीरे सभ्य होता गया और अन्य बातों के अलावा लेखन कला का भी विकास कर लिया, जो कि बहुत बाद में हुआ, तब फिर वो बहुत सारी बातें जो हैं वो लिपिबद्ध कर दी गई। तो इस तरह से उस काल को है। तो हमारा ऐतिहासिक काल बड़ा छोटा है और प्रागैतिहासिक काल बड़ा लंबा है। अगर हम ये कहें कि हमने इतिहास में 100 किलोमीटर की यात्रा की है, तो 100 किलोमीटर में से 1/4 किलोमीटर भी नहीं है ऐतिहासिक काल, उससे भी कम होगा। यानी कि हम प्रागैतिहासिक काल ही सबसे ज़्यादा लंबा है। तो मित्रों, तो पुरातत्व जो है वो एक विषय के रूप में इसका जो प्रारंभ होता है वो पुरावशेषों के संकलन से और उसके अध्ययन से प्रारंभ होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पुरातत्व के अध्ययन में काफ़ी तेजी आई है, और अब धीरे धीरे जो है वो बहुत सारी बातें पुरातत्व में समाहित हो गई हैं। तो पुरातत्व के अध्ययन का जो आधार है मुख्य रूप से वो लिखित इतिहास ना होकर के पुरावशेष हैं। पुरावशेष जिन्हें हम टूल्स भी कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में हम टूल्स या आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, हिंदी में हम उपकरण कहते हैं। आर्टिफैक्ट्स का मतलब आप ये समझ लीजिए कि खुदाई में जो भी वस्तुएं मिलती हैं, तो उसको जो है हम वो सारी वस्तुओं को एक नाम से पुकार सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स, या उसको हिंदी में जिसे आप कहते हैं पुरावशेष। तो टूल्स का मतलब हो गया उपकरण, आर्टिफैक्ट्स का मतलब हो गया पुरावशेष। तो खुदाइयों में प्राप्त इन्हीं पुरावशेषों का अध्ययन कर पुरातत्व शास्त्री जो आदि मानव की संस्कृति की झांकी हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वो कैसे रहता था, क्या खाता था, कैसे शिकार करता था, उसका जीवन क्या था, केव ड्वेलिंग्स में या गुफाओं में वो किस तरह से रहता था। तो एक तरह से वो उन्हीं परिस्थितियों में जीवित रह सकता था जहाँ आप ये कह सकते हैं कि जहाँ जीवन की संभावनाएं प्रबल होती हैं, ऐसी जगहों में ही रहता था। यानी कि जहाँ खाने के लिए उसको सामान उपलब्ध हो, जहाँ शिकार के लिए जीव जंतु उपलब्ध हो, जहाँ पीने के लिए पानी उपलब्ध हो, जहाँ अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, सोने के लिए गुफाएं वगैरह उपलब्ध हो। तो ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर ही आदि मानव पाया जाता था, यानी कि जहाँ जीवन की संभावना ज़्यादा होती है, ऐसे वातावरण में ही वो रहता था। तो पुरातत्व का इतिहास एक बड़ा रोचक विषय है जिसमें हम अपनी सुविधा के लिए समय समय पर परिवर्तनों के अनुसार मानव संस्कृति को विभिन्न कालखंडों में विभाजित करके उनका अध्ययन करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि हम अत्यंत प्राचीन काल का जो इतिहास है वो उसको हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल को भी आप इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड, जैसे हम कहते हैं कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, इसी तरह से मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, पूर्व हड़प्पा काल है, हड़प्पा काल है। जैसा आप देखिए ये काल कैसे विभाजित किए गए हैं। ये काल टूल मेकिंग में या उपकरण बनाने में जो परिवर्तन आए हैं उनके आधार पर इन कालों का विभाजन किया गया है। जैसे पूरा पाषाण काल में जो औजार या टूल्स पत्थर के पाए जाते हैं इनको स्टोन एज भी कहा जाता है। पाषाण काल
पुरा मतलब प्राचीन, पाषाण का मतलब स्टोन, तो इसलिए इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। लिथ माने होता है पत्थर, तो पत्थरों के औजारों की बनावट में, उनकी गढ़न में अंतर आता गया। यहाँ तक कि जिस मटेरियल के पत्थर बनते थे वो उसमें भी अंतर आता गया। ज़्यादा से ज़्यादा कठोर पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा। पहले के पूरा पाषाण काल के जो पाषाण उपकरण थे वो बहुत अनगढ़ थे। मध्य पाषाण काल में आके उनकी शेप थोड़ी छोटी हुई, नव पाषाण काल में आके वो और अच्छे हुए। उसके बाद धातु की खोज हुई तो ताम्र पाषाण काल आया, यानी पत्थर और तांबे का उपयोग दोनों होने लगा हड़प्पा काल में। और हम ये देखते हैं कि ब्रोंज एज आ गया, वहाँ टिन और तांबा को मिला करके कांसा बना लिया गया। लोहे का उपयोग अभी नहीं मालूम था। तो इनका अध्ययन जो है हम वो पुरातत्व के अंतर्गत करते हैं। तो पुरातत्ववेत्ता पुरावशेषों का संकलन करके, उनका अध्ययन करके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण और पुरातात्विक उत्खनन ये दो महत्वपूर्ण अंग हैं। पहले उन स्थानों को पहचानना होता है कि कहाँ पे हमें जमीन के नीचे कोई दबी हुई सभ्यता मिल सकती है, तो उसका सर्वेक्षण होता है। उसके बाद वहाँ फिर उसका उत्खनन किया जाता है। तो आइए थोड़ी सी बातचीत हम कर लें पुरातत्व के प्रकृति के ऊपर। पुरातत्व की प्रकृति का मतलब नेचर, जिसे आप कहते हैं पुरातत्व की नेचर ऑफ आर्कियोलॉजी। तो नेचर का जहाँ तक सवाल है तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य जो है धरती पे मनुष्य का आविर्भाव हुआ और धीरे धीरे उसको जो है वो सभ्य बनने में हजारों साल का समय लगा जो है। तो मैंने पहले भी कहा कि लिखित साक्ष्य इतने ज़्यादा नहीं है जिससे कि हम ये साबित कर पाएँ कि मनुष्य जो है वो किस तरह से धीरे धीरे सभ्य हुआ। तो इसी कमी को दूर करने के लिए पुरातत्व का प्रयोग किया जाता है। तो पुरातत्व जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि पुरातत्व के सिद्धांत जो है वो भूगर्भ विज्ञान, यानी जिसे आप कहते हैं जियोलॉजी, भूगर्भ और नृतत्व शास्त्र इत्यादि से उधार लिया गया है। इसीलिए पुरातत्व को विज्ञान भी कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता जो है वो एक टेक्नीशियन की तरह से होता है, टेक्नीशियन की तरह से काम करता है। और हालांकि बहुत सारे विद्वान जो है वो इसका विरोध करते हैं। जैसे मॉर्टिमर व्हीलर जो है उनका ये कहना है कि पुरातत्व जो है एक तथ्यपरक विषय है और पुरातत्ववेत्ता एक तथ्यान्वेषक है। मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि पुरातत्व जो है वो एक तथ्यपरक विषय है और पुरातत्ववेत्ता वो एक तथ्यान्वेषक यानी तथ्यों की खोज करने वाला है। तो इस तरह से वो मानवतावादी है, उसमें बहुत सारे गुणों का समावेश होता है। तो एक लंबा विवाद है, क्योंकि हम यहाँ पुरातत्व के इतिहास की बात कर रहे हैं, विकास के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसी पर फोकस करेंगे। पुरातत्व का जहाँ तक अन्य विषयों से संबंध है तो आप देखिए इतिहास और पुरातत्व जो है वो, तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें बहुत गहरा संबंध है। इनमें वही संबंध है जो जिसे मुहावरे में कहते हैं चोली दामन का साथ है। यदि पुरातत्व और इतिहास दोनों विषय जो है ये दोनों के द्वारा ही हम भूतकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और जहाँ इतिहास जो है वो हम ये कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्यों के ऊपर आधारित होता है और दूसरे भी साक्ष्य होते हैं। तो पुरातत्व जो है वो विशेष रूप से पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर आधारित होता है। तो पुरातत्व जो है वो इतिहास को हमारे
बहुत पीछे ढकेल देता है, क्योंकि हर बात के लिए हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अब जैसे आप देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान यूनान की सभ्यता, चीन की सभ्यता, बहुत सारे सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो सारी सभ्यताओं का ज्ञान हमें पुरातत्व के कारण ही हो पाता है। इसी तरह से पुरातत्व का भूगोल से भी बड़ा अच्छा संबंध है, क्योंकि मनुष्य का जो जैसा पर्यावरण होता है, जैसा वातावरण होता है, वैसे ही उसकी प्रगति भी होती है। भौगोलिक परिस्थितियों से मनुष्य कभी अछूता नहीं रहता। और तो पुरातत्व का भूगोल से भी बहुत गहरा नाता है, क्योंकि विभिन्न वातावरण में रहने वाले लोग, वहाँ निवास करने वाले लोग जो है, उनका जीवन उसी तरह से ढल जाता है, तो उनका अध्ययन जो है एक बड़ा रुचिकर विषय होता है। इसी तरह से कला के साथ भी पुरातत्व का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि पुरातत्व जो है, बहुत सारे हमारे यहाँ मूर्तियाँ हैं, भवन हैं, बहुत सारे भग्नावशेष हैं, बहुत सारे पुरावशेष हैं जो प्राचीन काल में जिनकी रचना हुई थी, बहुत सारे अभिलेख हैं। तो उन सब का अध्ययन करके पुरातत्व हमारे इतिहास को पुनर्निर्मित करने का प्रयास करता है। और पुरातत्व का समाजशास्त्र, नृतत्व शास्त्र इत्यादि से भी बहुत गहरा संबंध है। और क्योंकि देखिए, जो तमाम परिवार, विवाह आदि, नातेदारी, रिश्तेदारी आदि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धीरे धीरे विकसित हुई हैं, किस तरह से विकसित हुई हैं, उनके बारे में जानकारी हमें पुरातत्व देता है। अति प्रारंभिक काल में जब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ। इसी तरह से नृतत्व शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न मानव समुदायों की शारीरिक संरचना, भाषा, संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है। तो पुरातत्व में जब हम खुदाई वगैरह करते हैं, खुदाई वगैरह करने के बाद हमें बहुत सारी जो खुदाइयों में वस्तुएं मिलती हैं, बहुत सारे हमारे कंकाल वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे बरियल्स हैं, वो सब मिलते हैं। तो उनका अध्ययन करके भी हम बहुत सारी बातों को जान सकते हैं, जिसके लिए हमें नृतत्व शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। भूगर्भ विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान का पुरातत्व से गहरा संबंध है, क्योंकि इसी के जरिए जो है हमें आजकल जो है तो रिमोट सेंसिंग वगैरह की भी सुविधा हो गई है। ज़मीन के अंदर कहाँ क्या दबा हुआ है, तो उसकी जानकारी जब हमें होगी, तभी वहीं से हमारी जो है वो उत्खनन वगैरह का कार्य, जब हम सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करने के बाद उत्खनन वगैरह का कार्य करते हैं, तो इसमें भूगर्भ शास्त्र बहुत मदद करता है। इसी तरह से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जो है, ये भी एक पुरातत्ववेत्ता की बहुत मदद करते हैं। और जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग की जो प्रविधियां हैं, किसी वस्तु की उम्र का पता करना होता है, जो बहुत प्राचीन चीज़ें हमें मिलती हैं, तो उसके लिए हम रेडियो कार्बन प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं। और मनुष्य जो है वो काफ़ी, कौन सी चीज़, यहाँ तक कि लाखों वर्षों पुरानी जो वस्तुएं हैं, उनकी भी उम्र लगभग सही रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चल जाती है। रसायन विज्ञान भी इसी तरह से पुरातत्व शास्त्रियों की मदद करता है जीवाश्मों के अध्ययन में, और किन रासायनिक प्रक्रियाओं या परिस्थितियों की वजह से जो है ये पुरावशेष इस तरह के हुए हैं, इस तरह परिवर्तित हुए हैं। तो इनके बारे में रसायन शास्त्री हमें बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो ये सब हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इत्यादि भी इसी तरह से पुरातत्व शास्त्रियों की मदद करते हैं, क्योंकि जो हमें ज़मीन में दबी हुई जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, तो उनके बारे में जानकारी हमें उनसे होती है। तो मित्रों, आइए हम थोड़ा सा भारत में पुरातत्व के इतिहास के बारे में, अब जैसे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई। देखिए, भारत में पुरातत्व का इतिहास जो है वो अंग्रेज़ों के आगमन के बाद शुरू होता है। जब अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर अधिकार कर लिया प्लासी की लड़ाई के बाद, उसके बाद फिर बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन हुए। तो उसी क्रम में 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय का जज नियुक्त हुआ। जो जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में।
तो वहाँ वो जज बन के आया, और वो बहुत ही इतिहास प्रेमी व्यक्ति था। बहुत सारा समय जब बचा रहता था तो इतिहास भारत से वो बहुत प्रभावित हुआ और यहाँ के इतिहास पर खोजबीन करने का उसने मन बनाया। तो इसीलिए 1784 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की उसके प्रयत्नों से स्थापना हुई, जहाँ पे बहुत सारे जो इतिहास प्रेमी लोग हैं वो इकट्ठा होते थे, बैठते थे और आपस में विचार विमर्श वगैरह करते थे। जो वस्तुएं प्राप्त होती थी उनके बारे में बातचीत करते थे। अब समस्या ये आई कि किया क्या जाए, केवल आप आपस में बातचीत करके ही कुछ नहीं हुआ। जो खोजबीन वो करते थे तो उन खोजबीन को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करने के लिए एक जर्नल निकालना प्रारंभ हुआ 1788 ईस्वी में, जिसे एशियाटिक रिसर्चेस कहा जाता था। आज आप जो शोधार्थी हैं वो लाइब्रेरीज में जा सकते हैं, 4-5 वॉल्यूम्स में जो है वो कहीं 4 वॉल्यूम में, कहीं 5 वॉल्यूम में आपको मिल जाएंगी वो लाइब्रेरीज में। एशियाटिक रिसर्चेस जो है बाइंड की हुई रखी रहती हैं, उनसे आपको उस काल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल सकती है। इसी तरह से बहुत सारी वस्तुएं जो प्राप्त होती थी अंग्रेज अफसरों वगैरह को, तो उनको कहाँ रखा जाए। तो धीरे धीरे ये हुआ कि भाई एक संग्रहालय की स्थापना की जाए। तो 1814 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यों ने मिलकर के एक संग्रहालय की स्थापना की, और जहाँ पे जो पुरातत्व शास्त्री जो कुछ खोजते थे, जो चीज़ें पुरानी चीज़ें मिलती थी, जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते थे, उनको ले आकर के वहाँ रखा जाता था। अभी पुरातत्व विभाग की स्थापना नहीं हुई थी, वो आगे आप देखेंगे। तो 1804 और 1818 में क्रमशः बॉम्बे में मद्रास लिटरेरी सोसाइटी, बॉम्बे और मद्रास लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना हुई। 1804 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी और 1818 में, तो जिसे आप ये कह सकते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो यहाँ चूँकि बंगाल में काम हो रहा था, तो यहाँ इधर भी जो है, चूँकि अंग्रेज लोग समुद्र के किनारे पहले बसे थे, वो समुद्री मार्गों से आते थे, तो समुद्र के किनारे के जो शहर थे, आप देखेंगे कि वहाँ पे पहले ये सब बातें शुरू हुई, अध्ययन अध्यापन वगैरह की। इसी तरह से मित्रों, चार्ल्स विल्किंसन द्वारा गुप्त और कुटिल लिपियों को सफलतापूर्वक पढ़ा गया, इनका उद्घाटन किया गया। इससे जो है बहुत सारे अभिलेख वगैरह पढ़ने में सुविधा हुई, और जो भारतीय इतिहास था वो समृद्ध हुआ। भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में आगे चल कर के इनका बहुत इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे अन्य लोग थे, जैसे H.T. कोलब्रुक, H.H. विल्सन, और तो ये लोग जो है एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े, उसके अध्यक्ष भी बने, और इन लोगों ने बहुत काम किया। H.H. विल्सन ने ढेर सारी पुस्तकें लिखी हैं, आप देख सकते हैं, जैसे एनल्स ऑफ रूरल बंगाल उनकी है। उन्होंने भारत के धर्म के ऊपर, जैसे शैविज्म, वैष्णविज्म एंड अदर माइनर रिलीजियस सेक्ट्स, उनकी पुस्तक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रिसर्चेस की उन्होंने। H.T. कोलब्रुक ने काफ़ी काम किया। इसी तरह से फ्रांसिस बुकानन जो था वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और 1800 ईस्वी में इसको लॉर्ड वेलेस्ली, सॉलिड डलहौजी यहाँ पे लिख गया है, इसको आप वेलेस्ली पढ़ें, ये गलत छप गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको मैसूर का सर्वे करने के लिए नियुक्त किया, और तो इसने जो है मैसूर का सर्वेक्षण किया। मैसूर का सर्वेक्षण करके इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो आगे चल कर के भारतीय इतिहास को जानने समझने में बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई इस काल में। कलकत्ता का एक टकसाल अधिकारी था, जेम्स प्रिंसेप जो है, वो एशियाटिक सोसाइटी का सेक्रेटरी बना 1833 ईस्वी में, और उसको ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ने में सफलता मिली, क्योंकि देखते हैं अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं। तो इससे पता चला कि अशोक नाम का कोई राजा था, और साथ ही साथ एक अभिलेख मिला मस्की में, मैसूर के आसपास में, जहाँ जिससे ये पता चला कि अशोक नाम का राजा था। बाकी अभिलेखों में केवल देवानाम प्रियदर्शी ही लिखा हुआ था,
प्रियदर्शी अशोक जो है वो मस्की अभिलेख में मिला, तो पता चला कि मौर्य काल में एक महान शासक हुआ था जिसने ये सारे अभिलेख लिखवाए थे। तो ये जो है जेम्स प्रिंसेप न्यूमिस्मेटिक्स का या मुद्रा विज्ञान का भी विद्वान था और इसने उस पर भी पुस्तकें लिखी थी। जेम्स प्रिंसेप की मृत्यु के बाद फर्गुसन और मार्कम किट्स, इसी तरह से एडवर्ड थॉमस, अलेक्जेंडर कनिंगम आदि जो थे, इन्होंने भारतीय प्राचीन इतिहास पर शोध करना जारी रखा और बहुत सारी पुस्तकें वगैरह लिखी इन्होंने, लेख लिखे, शोध पत्र वगैरह लिखे, जिससे जो है धीरे धीरे भारत का एक प्राचीन इतिहास जो है समृद्ध हो रहा था और भारत के प्राचीन इतिहास के ऊपर प्रकाश पड़ रहा था। मित्रों, 1861 ईस्वी बड़ा महत्वपूर्ण है। 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, जिसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे संक्षेप में आप देखते हैं, आप किसी बिल्डिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ ASI द्वारा संरक्षित लिखा, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई। आजकल जो है ये ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के अधीन है, या मानव संसाधन विकास के अधीन कार्य करता है। अब आइए हम बात करते हैं भारत में जो अभी तक पुरातत्व के क्षेत्र में जो हुआ है उसका इतिहास जो है उसको हम 4 कालों में विभाजित कर सकते हैं। पहला काल जो है वो 1861 से 1902 ईस्वी तक है, जिसे कनिंघम युग कहा जाता है। दूसरा काल 1902 से 1944 तक है, जिसमें सर जॉन मार्शल ने काम करवाया था। तीसरा काल जो था वो सर RE मार्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में 1944 से 1960 माना जाता है। चौथा काल जो है 1960 से अद्यतन। हाँ, एक बात खास बात यह है कि धीरे धीरे भारतीयों में भी पुरातत्व के प्रति रुचि बढ़ती जा रही थी और बहुत सारे जो भारतीय विद्वान थे वो भी पुरातत्व का अध्ययन कर रहे थे, और आगे चल कर के आप देखते हैं कि वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े और उन्होंने बहुत सारी खुदाइयाँ करवाई, बहुत सारे काम करवाए। अब आइए इन कालों के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम काल जो है वो 1861 से 1902 ईस्वी तक चला, इसे कनिंघम युग कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को 1814 से 1893 के बीच में सर्वेक्षक नियुक्त किया गया और उन्होंने बहुत सारा सर्वेक्षण वगैरह किया, सर्वेक्षण का कार्य किया लॉर्ड कनिंघम ने। तो इसलिए जो है इस युग को कनिंघम युग ही कहा जाता है। 1861 से 1902 का जो समय है उसको कनिंघम युग कह के संबोधित किया जाता है। 1872 में इंडियन एंटिक्वेरी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और कुछ समय बाद फिर एक और पत्रिका निकली, एपिग्राफिका इंडिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ये सब जो है वो जेम्स बर्जेस ने किया था, जो कि बहुत जाने माने पुरातत्व शास्त्री थे। आप एक तरह से कह लीजिए कि अलेक्जेंडर कनिंघम के साथी थे, उनके दाहिने हाथ थे वो, और उन्होंने बहुत उनकी मदद की। बहुत सारे दूसरे पुरातत्व शास्त्री इस समय जुड़े, जैसे जॉर्ज बूलर, JF फ्लीट, J गिलिंग, L राइस, DR भंडारकर, भगवान लाल इंद्रजी, E हुल्स आदि ने इस काल में पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। JF फ्लीट ने कॉर्पस इनक्रिप्टोनम इंडिकारम नामक पुस्तक 3 भागों में लिखी। इसी तरह से ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह से संबंधित थी, अभिलेखों से संबंधित थी। कनिंघम जो थे उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने प्राचीन भारत के भूगोल पे पुस्तक लिखी, और ये भारतीय इतिहास को समझने में भूगोल का कितना महत्व होता है इसी से समझा जा सकता है। आज भी ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा द स्तूपा ऑफ भरहुत, द बुक ऑफ इंडियन एराज, जो कि 23 भागों में है। ये बहुत सारी ये जो है ये रिपोर्ट्स हैं जो उन्होंने सर्वे वगैरह किया था। तो ये 23 वॉल्यूम्स हमारे लिए शोधार्थियों के लिए बहुत काम आती हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स हिज कंट्रीब्यूशन वाज ग्रेट। तो कोई भी बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी कनिंघम का जो काम था वो बहुत महान था,
इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। 1885 ईस्वी में वो रिटायर हो गए। तो कनिंघम के बाद जेम्स बर्जेस जो थे वो उनको डायरेक्टर बनाया गया 1886 ईस्वी में। 25 मार्च 1886 को जेम्स बर्जेस को एएसआई का डायरेक्टर बनाया गया। और इसके पहले बर्जेस ने दक्षिण भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण का काम किया था। उन्होंने भारतीय पुरालिपि की प्रगति के लिए अमूल्य सेवा की थी। और एपिग्राफिका इंडिका नामक त्रैमासिक शोध पत्रिका, जिसका हम ये ऊपर जिक्र कर आए हैं, उसको उन्होंने आरंभ किया। तो इनके समय में दक्षिण भारत के ऊपर बहुत काम हुआ बर्जेस के समय में। और चोल, चालुक्य, पल्लव, सातवाहन, राष्ट्रकूट, होयसल आदि राजवंशों की वास्तुकला की बहुत विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। और 1889 में ये रिटायर हो गए। उसके बाद कर्जन ने सर जॉन मार्शल को 1902 में एएसआई का डायरेक्टर बनाया। तो इससे जो द्वितीय काल प्रारंभ होता है। तो सर जॉन मार्शल का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बात आप ध्यान रखिए, आपसे कंपटीशन वगैरह में पूछा जा सकता है कि किसके समय में सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह का पता चला। तो 22 फरवरी 1902 को सर जॉन मार्शल एएसआई के डायरेक्टर बने। उन्होंने उत्खनन के वैज्ञानिक तरीकों पर बहुत बल दिया। वास्तुकला के महत्वपूर्ण जो स्मारक थे उसका उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकालयों की स्थापना कराई, बहुत सारे संग्रहालयों की स्थापना करवाई। और साथ ही साथ देखिए, उन दिनों अंग्रेज सरकार जो है, जो बहुत कम बजट देती थी पुरातत्व विभाग के लिए, तो उन्होंने अंग्रेज सरकार से आग्रह करके पुरातत्व के अध्ययन के लिए जो बजट था उसमें वृद्धि करवाई। मित्रों, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इस काल में 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज थी। आगे चल कर के हम देखते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह में बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी काम किया। के.एन. दीक्षित, हारग्रीव्स, अर्नेस्ट मैके, मार्टिमर व्हीलर आदि ने, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसी बीच में ये हुआ कि जो पुराने हमारे पुरावशेष थे उनका संरक्षण कैसे किया जाए। तो 1903 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, परिरक्षण है ये, परिपक्षण नहीं। तो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पास किया गया। तो इस अधिनियम के तहत जो है प्राचीन जो हमारे अवशेष थे, जो स्मारक थे, जो प्राचीन बिल्डिंग्स थी, मूर्तियां थी, तमाम चीज़ें थी, अब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। 1938 में इसी तरह से लियोनार्ड पूली, जो कि बहुत जाने माने पुरातत्व शास्त्री थे, उनको आमंत्रित किया गया पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्य में सुधार हेतु। इसी तरह से 21 मार्च 1937 को राय बहादुर N.K. दीक्षित जो है वो महानिदेशक बने। और उन्होंने के.एन. दीक्षित महानिदेशक बने 1937 में। और उन्होंने 1940 से 44 के बीच अहिछत्र के टीले का उत्खनन कराया। तो इस तरह से धीरे धीरे पुरातत्व का काम जो है वो प्रगति पे चल रहा था। मित्रों, इस बीच में बहुत सारी घटनाएं भी हुई। जैसे आप देखते हैं, पहला विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय में थोड़ा सा ये सब काम जो है वो धीमा पड़ गया था सिंधु घाटी की खोज के पहले। और सरकार के ऊपर बहुत आर्थिक बोझ था, पुरातत्व के लिए पैसे वगैरह जारी नहीं होते थे। बाद में आगे चल कर के हम देखते हैं दूसरा विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया, जो कि 1939 से 45 तक चला। तो उस समय स्थिति एक बार फिर से डामाडोल हो गई, लेकिन फिर भी पुरातत्व का काम धीरे धीरे घिसटता रहा। 1944 में सर मार्टिमर व्हीलर 4 वर्ष के अनुबंध पर निदेशक बने। 1945 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी का गठन किया गया। और
तो सर मॉर्टिमर व्हीलर जो थे उन्होंने भी वैज्ञानिक विधियों के द्वारा उत्खनन पर बहुत अधिक बल दिया, उनका उपयोग किया गया। संग्रहालयों और पुस्तकालयों की स्थापना तो पहले हुई थी, लेकिन अब उनके रख रखाव वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी था। तो वहाँ पे भी साइंटिस्ट वगैरह नियुक्त किए गए जिससे कि पुस्तकें खराब ना हों और जो पुरावशेष हैं वो खराब ना हों, तो उनके देखभाल की व्यवस्था की गई। और तो जो जैसे हमने कहा कि 1945 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी का गठन किया गया। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सलाह देता था जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। इसमें बहुत सारे विद्वान लोग इसके सदस्य होते थे और उनकी जब मीटिंग्स वगैरह होती थी तो उनमें वो सलाह देते थे कि किस तरह से काम किया जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे सर्वेक्षण किया जाए, क्या योजनाएं बनाई जाए। तो इन सब पे सलाहकार बोर्ड बनाया गया। तो इनका काम यही था कि पुरातत्व संबंधी भावी योजनाओं के विषय में केंद्रीय शासन को सलाह देना। इसमें बहुत सारी जैसे विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, शैक्षिक समितियों और केंद्रीय एवं प्रांतीय शासन के प्रतिनिधियों को रखा गया। इसमें व्हीलर के प्रयासों से 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली में स्थित है उसका उद्घाटन हुआ। आज बहुत बड़ा संग्रहालय है ये। आप जो विद्यार्थी दिल्ली जाएं वो जरूर उनको विजिट करना चाहिए, आपको बहुत सारे पुरावशेष वहाँ मिलेंगे। पुरातत्व स्थलों पर विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए उत्खनन शिविर लगाए गए, जैसे तक्षशिला में, हरिकामेडु में, ब्रह्मगिरी इत्यादि में प्रशिक्षणार्थियों को नवीनतम शोध विधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेश भी भेजा गया और देश में भी उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। विभाजन के बाद बहुत सारे स्थल जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, जैसे कि या रह गए आप कह लीजिए, जैसे तक्षशिला, सिंधु घाटी वगैरह से संबंधित अधिकांश स्थल। तो इस तरह से ये काम चलता रहा। इस बीच में भारत को स्वतंत्रता भी मिली और एन.पी. चक्रवर्ती जो थे वो 1948 से 1950 तक एएसआई के महानिदेशक रहे। तो 1951 में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरास्थल एवं ध्वंसावशेष अधिनियम पास किया गया 1951 में। इससे और भी सुरक्षा मिली जो प्राचीन हमारे धरोहर वगैरह थी उनकी देखभाल में। 1953 में अमलानंद घोष एएसआई के निदेशक बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और इनके समय में आप देख सकते हैं सिंधु घाटी से संबंधित बहुत सारे स्थलों की खोज हुई। कालीबंगा, लोथल, रोपड़, हस्तिनापुर आदि पूरा स्थलों का पता लगा और बाद में पता चला कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कितनी विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि तीसरा काल जो था वो भी बहुत ही समृद्ध काल था। अब हम चौथे काल की बात करें तो 1961 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के 100 साल पूरे हो गए और जगह जगह सम्मेलन आयोजित किए गए, जगह जगह सेमिनार्स वगैरह आयोजित किए गए। इसके बारे में पिछले 100 साल के कार्यों की समीक्षा की गई इन सम्मेलनों में और आगे के लिए रणनीति बनाई गई, आगे के लिए प्रभावशाली योजनाएं बनाई गई। और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे नए नए, जैसे सैंधव सभ्यता के स्थलों का हमें पता चला। जेपी जोशी के नेतृत्व में भगवानपुरा जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है, बनवाली हरियाणा में है, हिसार जिले में, धौल वीरासुर कोटदा जो है ये कच्छ में है। इन सब स्थानों पर उत्खनन हुआ और सैंधव सभ्यता के बारे में हमें और जानकारी प्राप्त हुई। अभी भी आप देखिए बहुत जगहों पे खुदाई का काम चल रहा है। इसी तरह से मित्रों रामायण में रामायण में जो वर्णित स्थल हैं उनकी भी खुदाई की गई। अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, भारद्वाज आश्रम, चित्रकूट आदि की खुदाई बीबी लाल के नेतृत्व में की गई। बीबी लाल अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, बहुत जाने माने पुरातत्व शास्त्री थे। तो इन्होंने जो है रामायण व महाभारत वगैरह से संबंधित स्थलों की खुदाई की थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, भारद्वाज आश्रम, चित्रकूट आदि।
की खुदाई का में उत्खनन इनके नेतृत्व में हुआ। इसी तरह से एस.बी. देव के नेतृत्व में विदर्भ में बहुत सारी जो महाश्म समाधियाँ थीं उनसे संबंधित स्थल थे, जैसे ताकल घाट, खापा, महरझरी, नैकुंड, भागी महरी, भोरेगांव, रायपुर आदि में उत्खनन किया गया। इसी काल में प्रागैतिहासिक काल की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई। पुणे, बड़ौदा, वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई तथा तीनों पाषाण कालों के महत्वपूर्ण स्थलों का उत्खनन किया गया। बेलन घाटी, प्रवरा घाटी, कश्मीर घाटी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, भीलवाड़ा में बागोर आदि पूरा पाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई और उनका अध्ययन किया गया। तो पुरातत्व एक खास बात और थी चौथे काल में कि पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया गया। 1967 ईस्वी में वाराणसी में एक इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। 1976 में सोसाइटी फॉर प्री हिस्टोरिक एंड क्वार्टनरी स्टडीज़ की स्थापना की गई। इसी तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2 पत्रिकाएं निकाली गईं हिंदी अंग्रेजी में, पुरातत्व और मैन एंड एनवायरनमेंट। तो 1972 में पुरावशेष व बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम पारित किया गया और 100 साल पुरानी मानव निर्मित वस्तुओं को पुरावशेष समझा जाएगा, इस प्रकार की घोषणा की गई। और 75 वर्ष पुरानी पांडुलिपियों को भी पुरावशेष समझा जाएगा। अब जैसे व्यापार, जो लोग एंटिक्स वगैरह का व्यापार करते हैं तो उसके लिए जो है वो पंजीकरण कराना आवश्यक हो गया। तो मित्रों, इस तरह से पुरातत्व का अध्ययन चलता रहा। पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बदलते रहे, जैसे 1953 से 68 तक एन घोष रहे, बी.वी. लाल रहे 1968 से 1972 तक, ए.एन. देशपांडे रहे 72 से 79 तक, इसी तरह से बी.के. थापर रहे 1979 से 81 तक, और देबला मित्रा, मिसेस देबला मित्रा थी 1981 से 1983 तक। इसी तरह से एम.एस. नागराजा राव 1983 से 1986 तक रहे। बाद में एक चीज़ ये देखने में आई कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को भी जो है वो एएसआई का निदेशक बनाया गया, जो कि सही कदम नहीं था। वास्तव में ये पुरातत्व शास्त्रियों का ही काम है, उन्हें बनाया जाना चाहिए। 2003 में जो है धौलवीरा में खुदाइयाँ की गई। इसी तरह से अयोध्या वगैरह के में भी खुदाई हुई और बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। तो धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि मित्रों, जो कार्य है वो प्रगति पे है, पुरातत्व से संबंधित कार्य प्रगति पे है। आज पुरातत्व जो है एक विषय के रूप में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, और तो एक अच्छे विषय के रूप में, अब जैसे मैं स्वयं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुरातत्व का बहुत ही अच्छा विभाग है, एक संग्रहालय भी है वहाँ, और सोने पे सुहागा यह है कि वहाँ कंपनी बाग में भी एक संग्रहालय है। बहुत सारे विद्यार्थी पुरातत्व का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे प्रांतों में पुरातत्व जो विश्वविद्यालय कॉलेज वगैरह हैं वहाँ पे पुरातत्व विभाग है और वहाँ पे अध्ययन चल रहा है। अब जैसे दक्कन कॉलेज पुणे में है, इसी तरह से हमने आपको जिक्र किया था बड़ौदा में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा है। तो सब जगह जो है वो पुरातत्व का अध्ययन चल रहा है। अभी बहुत सारे जगहों पे पुरातत्व का ज्ञान, बेसिक ज्ञान देने के लिए बहुत जगह एमए के सेमेस्टर में भी पुरातत्व से संबंधित कुछ बेसिक टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। तो पुरातत्व का भविष्य अच्छा है और आगे चल कर के बहुत सारी नई नई बातों का हमें इसके द्वारा पता चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसको शेयर भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। आप जो है
कमेंट अवश्य करें आपको कैसा लगा, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर के आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी।